नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन जीएस पेपर फर्स्ट का छठा मॉडल पेपर। इसके पहले हम 5 मॉडल पेपर हल करा चुके हैं, तो जो लोग पिछला मॉडल पेपर हल करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप सभी मॉडल पेपर को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है, जो कि फर्स्ट पेपर है। कुल 140 प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका इसमें कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। अतः पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार यानी कि mg, तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार यानी कि mg/6 हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी पर चंद्रमा का चट्टान की भार का जो है 6 गुना वह बढ़ जाएगा, परंतु दोनों स्थानों पर उस वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m वह किलोग्राम ही रहेगा। अतः पत्थर को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाने पर उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, परंतु जो है भार वह बदल जाएगा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। यहाँ तापक्रम को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और हाइग्रोमीटर आप देख सकते हैं, तो हाइग्रोमीटर को जो है आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर को आर्द्रता मापने में किया जाता है। और गहराई मापने के लिए आपको पता होगा फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ऊंचाई मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये दिया गया है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण आर है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न संख्या 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। हल्के रंगीन कपड़े को जो है गर्मी में वरीयता दी जाती है क्योंकि हल्के रंग व ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। इस प्रकार कथन और कारण जो है दोनों सत्य है और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका टेफ्लॉन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। यहाँ टेफ्लॉन यह फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है। यह एथिलीन के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है। यह एक जो है अदहनशील पदार्थ है और नॉन स्टिक प्रकार के बर्तन टेफ्लॉन से ही बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका कीटों यानी कि इंसेक्ट्स के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा। यह वास्तविक रूप से मछली की प्रजाति के अंतर्गत जो है आने वाला समुद्री जीव है, जबकि स्टार फिश हो गया आपका, जेली फिश और डॉग फिश। इस तरह जो है आपका क्रे फिश आता है, कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश आदि जो है ये सभी जो है केवल असत्य, जिसको कहा जाता है असत्य मछली, यानी कि वास्तविक रूप से ये मछली नहीं है। इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्री घोड़ा जो है वास्तविक रूप से मछली है, बाकी जो है सभी समुद्री जीव हैं। अगला प्रश्न है आपका खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है किसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकरोच में। काकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसे लाकुनर प्रकार का परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न आपका मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में जो है स्थित सेरिबेलम
या सेरिब्रम जिसे कहा जाता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं भी जो है ग्रहण करता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, पश्च मस्तिष्क। अगला प्रश्न आपका, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। अगला क्वेश्चन आपका, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा कितना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ 36.9 डिग्री सेल्सियस। और यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाता तो हो जाता आपका 98.6 फ़ारेनहाइट जो है सामान्य तापक्रम होता। अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन आपका, केप केनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस शटल छोड़े जाते हैं किस तट पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरिडा तट पर जो है यह स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ से होगा डीऑक्सी राइबोज। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, 1 MB मेमोरी है किसके बराबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ 1024 किलोबाइट के। 1 MB बराबर हो जाएगा आपका 1024 किलोबाइट यानी कि KB के बराबर। अगला क्वेश्चन आपका, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक श्रृंगी पशु। और अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनावली। बनावली नामक जो है हड़प्पन संस्कृति का पूरा स्थल यह हरियाणा के हिसार जिले में घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बनावली यदि पूछा जाए कहाँ है तो यह आपका हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद का। नेक्स्ट आपका, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ यजुर्वेद में। नेक्स्ट आपका, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट को जो है वैदिक काल में बलि कहा जाता था। नेक्स्ट आपका, जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंह के साथ। अगला क्वेश्चन आपका, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक और तपस्सु। अगला प्रश्न आपका, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटनाओं की सूचना देते थे। अशोक ने जो है अपने साम्राज्य में प्रतिवेदक अथवा जो है घटनाओं की सूचना देने वाला को नियुक्त किया था तथा उन्हें स्पष्ट आदेश दिया था कि प्रत्येक समय एवं प्रत्येक स्थान में सर्वत्र जनता के कार्य की सूचना उसे दें। और यह उल्लेख जो है उसके 6ठे अभिलेख में मिलता है। कौन से अभिलेख में? तो 6वें अभिलेख में। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं। ये आपका जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। इन्हें जो है राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था।
उसके दरबार में जो है चंद्रवरदायी और जयानक नामक जो है कवि रहते थे, जिन्होंने क्रमशः पृथ्वीराज रासो एवं पृथ्वीराज विजय की रचना की। तो यदि पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो चंद्रवरदायी हो जाएगा सही आंसर। और पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया, तो जयानक के द्वारा, याद रखिएगा। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान का जो है मूल नाम क्या था, पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन आपका, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपका, खानकाह क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूफियों का निवास स्थान को खानकाह बोला जाता था। अगला क्वेश्चन आपका, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था किस वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया। 1575 ईस्वी में दाऊद ने पहली बार तुकरोई नामक स्थान पर मुगलों का सामना किया, परंतु उसकी पराजय हुई। अकबर ने खान ए जहां को बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा। अंत में राजमहल के निकट हुए युद्ध में दाऊद खां पकड़ा गया और उसे जो है मार दिया गया था। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में। नेक्स्ट आपका, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था। प्रश्न संख्या 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम का कारण जो ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण था, भारतीय शासकों का असंतोष और धार्मिक कारण, ये सभी जो है आपका सही होगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ से हो जाएगा खासी। तो खासी विद्रोह जो है ये 1830 से आपका 1833 ईस्वी के बीच जो है हुआ था। और कोल विद्रोह यहाँ दिया गया है, तो यह 1831 से 1848 के बीच हुआ था कोल विद्रोह। उसका मुंडा विद्रोह जो है आपका ये 1895 से लेके 1901 ईस्वी के बीच हुआ। और संथाल विद्रोह है आपका 1855 से 56 में हुआ था संथाल विद्रोह। तो प्रश्न जो है ये पूछा जाता है यहाँ से आपका कि 1857 की क्रांति से पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह हुआ था, ये 1855-56 में हुआ था। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन था, तो ये था आपका खासी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया। दूसरा है, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मो धर्म में किया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 34। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों जो है ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जो है आपका संस्थापक दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थाएं। तो चलिए जो है देखते हैं। ये आपका दिया गया जोनाथन डक्कन। तो जोनाथन डक्कन जो है आपका हो जाएगा हिंदी कॉलेज कलकत्ता की इन्होंने स्थापना की थी। तो हो जाएगा आपका जोनाथन डक्कन द्वारा जो है संस्कृत कॉलेज बनारस की जो है स्थापना की गई थी। तो ये का हो जाएगा 5वां। उसके बाद जो है सर विलियम जोन्स द्वारा जो है आपका एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना की गई थी 1784 में। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स दिया गया है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो यहाँ हो जाएगा आपका सी का दूसरा, बी का पहला, सी का दूसरा। उसके बाद विलियम बेंटिक दिया गया है। तो विलियम बेंटिक जो है
इसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। तो आपका हो जाएगा डी का तीसरा। तो 5, 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा आपका 5, 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। तो 5, 1, 2, 3 विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपका 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न आपका ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला प्रश्न आपका इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगत सिंह से। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को की थी, लेकिन यह 16 अक्टूबर 1905 की जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और राजनीतिक विरोध के बाद 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया था। तो यदि पूछा जाए बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को ही इसकी घोषणा की गई थी। और इसे लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न आपका आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसानों से। तेभागा आंदोलन यह बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था जो कि वर्ष 1946 ईस्वी का यह सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। अगला प्रश्न आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न आपका किस वायसराय के समय गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए तथा क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा मार्क्यूस ऑफ लिथिगो। इसका शासनकाल जो रहा था 1936 से लेके 1944 ईस्वी तक लॉर्ड लिथिगो का शासनकाल रहा था। और इसी के समय ही जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी 1939 में। तो यदि पूछा जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? 1939। और इसी के समय में ही लिथिगो के समय में ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 में ही। और इसी के समय में ही जो है आपका क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ था 1942 में। और इसी के समय ही महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किया गया था 1940 में। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है इसी के समय हुई थी 1942 में। तो इतनी घटना जो है लॉर्ड लिथिगो के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न आपका जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। यानी 15 अगस्त 1947 के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपका हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में। नेक्स्ट आपका भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24 यहाँ दिया गया प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। जबकि जो है ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़कर जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। तो यहाँ जो है आपका ए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सभी सुमेलित हैं। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन है, अनुच्छेद 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा है और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है, जबकि अनुच्छेद 24 में कारखानों तथा अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में बच्चों के नियोजन का जो है निषेध किया गया है। अगला प्रश्न आपका, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रक्रियात्मक। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण आर है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो नीचे दिए गए कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और ए की सही स्पष्टीकरण आर है। यानी कि जो है आपका संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो है इसकी आत्मा कहा गया था और कारण आर जो दिया गया है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान है। तो दोनों ही कथन सही हैं और जो है ये स्पष्टीकरण है जो है आर का। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, यदि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो यह कानून? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि जो है देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी जो है पुरुष नागरिकों की सेना में भर्ती अनिवार्य कर दी जाए तो ऐसा कानून संविधान के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं होगा, क्योंकि संविधान के 42वें संविधान संशोधन के उपबंधों के अंतर्गत संसद जो है मूल कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। अगला प्रश्न आपका, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विदलीय व्यवस्था का होना। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान का अर्ध संघात्मक है, किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, केसी व्हीयर ने। केसी व्हीयर, इनकी पुस्तक का नाम था फेडरल गवर्नमेंट। क्या नाम था? तो इनकी पुस्तक का नाम था फेडरल गवर्नमेंट ने जो है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। उसने लिखा है कि भारतीय संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है जो कि परिसंघकल्प है। यह एकीक राज्य है जिसमें कुछ अनुसंघीय परिसंघीय लक्षण हैं और यह अनुसंघीय एकीक लक्षण वाला परिसंघीय राज्य नहीं है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। किसने कहा है? तो केसी व्हीयर ने। अगला प्रश्न है आपका, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं? तो आपका पहला है कि संविधान के प्रावधानों से, दूसरा है नियोजन प्रक्रिया से, तीसरा है राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से, चौथा है हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। तो आपको कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3, 4 सभी जो है यहाँ सही है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। तो संविधान के प्रावधानों से भी, नियोजन प्रक्रिया से भी, राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से और हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। तो सभी यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है।
तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 58। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2। डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत 138 के तहत जो है संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तृत कर सकती है। अतः पहला कथन जो है आपका वह गलत हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है तथा उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित है। अतः दूसरा भी जो है कथन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न ही 1 और न ही 2, दोनों ही कथन जो है आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न आपका, हरित सकल राष्ट्रीय आय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है, उसे हरित सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमा शुल्क और निगम कर। अगला प्रश्न आपका, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य। फिलिप्स वक्र यह बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को बताता है, अर्थात जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी वह घटती है। फिलिप्स वक्र के 1958 में जो है A.W. फिलिप्स ने जो है प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था, तो A.W. फिलिप्स ने। बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है, तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य। अगला प्रश्न आपका, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ से हो जाएगा, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। नेक्स्ट आपका, भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साहूकार। भारतीय कृषि के संस्थागत साख के जो है 3 स्रोत हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है और व्यापारिक बैंक है। जबकि साहूकार यह भारतीय कृषि के संस्थागत साख के स्रोत नहीं है, बल्कि ग्रामीण साख के परंपरागत स्रोत हैं साहूकार। अगला प्रश्न आपका, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सही होगा, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। अगला प्रश्न आपका, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फांजो। भारत में आम की जो है निर्यातक किस्में हैं, अल्फांसो, हापुस, केसर एवं गुलाब खास है। यह वेनेजुएला में आम की उत्पादकता जो है संसार में सर्वाधिक पाई जाती है, किंतु उत्पादन की दृष्टि से विश्व का जो है 39%, कितना, तो 39% आम उत्पादित कर जो है भारत संसार में पहले स्थान पर है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है, तो ये है आपका अल्फांसो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंपॉर्टेंट है, कई बार यह पूछा गया, याद रखिएगा। फुटलूज उद्योग का उदाहरण जो है आपका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर यह फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इस उद्योग में कच्चे माल के स्रोत से दूरी का असर नहीं होता है, अर्थात इन्हें कच्चे माल के स्रोत के समीप लगाने की अनिवार्यता नहीं होती है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फुटलूज उद्योग का उदाहरण है आपका सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न आपको, अन्नपूर्णा योजना को आरंभ किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा यहाँ 1999 से 2000 के संघ सरकार के बजट में। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन एक भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं पोषण जो है मानव सूचकांक का जो है एक भाग नहीं है, आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। बाकी जो है सभी हैं। मानव यानी कि इस सूचकांक का प्रतिपादन यानी कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990
में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएनडीपी कहा जाता है, से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके अनेक अन्य सहयोगी अर्थशास्त्री प्रमुखतया ए.के. सेन तथा सिंगर हंस ने किया था। इसके द्वारा विकसित मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो है 3 चरों पर आधारित है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ज्ञान शैक्षणिक उपलब्धि और जीवन निर्वाह का स्तर, जिसे क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो यहाँ आपका जो है ए ऑप्शन नहीं होगा, बाकी जो है सभी सही हैं। और मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान जो है 129वां है, याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है, तो 129वां है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही किस राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ बिहार में। बिहार में जो है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो रही है वह 25.4% रही, जबकि जो है मध्य प्रदेश में जो है 20.30% रहा है, 20.30%, और राजस्थान में जो है 21.3% रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो रहा है 2001 से 11 के दौरान 20.22% रहा है। तो सर्वाधिक जो है आपका बिहार में रहा है, सी ऑप्शन आपका इसलिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। बिहार जो है जनसंख्या के क्रम में देखा जाए तो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा जनसंख्या में, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर जो है बिहार, और चौथे पर जो है पश्चिम बंगाल। तो बिहार का जो है जनसंख्या के क्रम में आपका तीसरा स्थान है, और क्षेत्रफल में जो है इसका 12वां स्थान है। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा गाजियाबाद। वैसे तो आपका गौतम बुद्ध नगर है ओवरऑल में, यानी कि उत्तर प्रदेश में पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता किस जनपद की है तो गौतम बुद्ध नगर होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद की साक्षरता दर जो है 78.07% है। गाजियाबाद की साक्षरता 78.7% है। और आजमगढ़, यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है, तो आजमगढ़ की साक्षरता दर जो है 70% के आसपास है। उसके बाद जो इलाहाबाद की साक्षरता यानी प्रयागराज की साक्षरता जो है वह 72% के आसपास है। और लखनऊ की साक्षरता दर जो है वह आपका 77% के आसपास है। तो सर्वाधिक जो है पूछा गया आपका गाजियाबाद हो जाएगा, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ओवरऑल याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न आपका, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व जो है सबसे कम है, कितना है तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं तो केवल 17 व्यक्ति। बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। और नागालैंड में देखा जाए तो यहाँ 119 है, यानी कि 119 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सिक्किम का जनघनत्व जो है आपका 86 है। और मिजोरम का जनघनत्व जो है आपका 52 है। तो सबसे कम जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऐसे पुरुषों के लिए विशेष पुरस्कार जो अन्य परिवार नियोजन उपायों का उपयोग करते हों। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी प्लस के नगरीय समूह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा में। उड़ीसा में जो है 10 लाखी प्लस यानी 10 लाख से अधिक के जो है नगर समूह नहीं है। अगला प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक एवं आर्थिक परिषद द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2017 के अनुसार विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय अधिवासों में निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 54%। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ मूंगा।
मूंगे जो है छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं तथा इनमें सुचारू रूप से जैविकीय पोषण की प्रक्रिया संचालित होती है। पारिस्थितिकी की दृष्टि से ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं तथा वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग का इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मूंगे की विश्व की जो है सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है और हिंद महासागर जो है रीफ व अन्य मूंगा क्षेत्रों पर भी दूषित पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कि ये मृत होते जा रहे हैं और जैव विविधता की दृष्टि से कोरल जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और विश्व की आपको पता ही होगा सबसे बड़ी मूंगे की कोरल रीफ जो है कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, आपको पता होगा ग्रेट बैरियर रीफ। अगला है आपका सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ जल चक्र में। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है। जल गैस या वाष्प ठोस या तरल रूप में पाया जाता है। जलाशयों से जल जो है वाष्पीकरण द्वारा वातावरण में वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसके अलावा पेड़ पौधे जल को भूमि से अवशोषित कर वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायुमंडल में जलवाष्प छोड़ते हैं। यह संघनित होकर वर्षा जल के रूप में पृथ्वी को पुनः प्राप्त होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होता है, तो जल चक्र में होता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाइकेन। लाइकेन यह थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कि कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर के बनती है। लाइकेन यह वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। लाइकेन अपने अधिकांश खनिज पोषक तत्वों को हवा और वर्षा से अवशोषित करता है। जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर ये नहीं उगते हैं। नेक्स्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की भूमिका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मीथेन का। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैव मंडल रिजर्व। अगला क्वेश्चन आपका कथन ए दिया गया मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण आ रहा है जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 82, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तथा आर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। जर्मन वैज्ञानिक थे डॉक्टर गेहार्ड नाइस के अनुसार जो है मानव जाति जितनी ऊर्जा जो है एक वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल 6 घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जो मरुस्थल व शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, इसलिए जो है आपका यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह आपका बांधों और जलाशयों के निर्माण के फलस्वरूप निम्न सभी पर प्रभाव पड़ता है सिवाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा मरुस्थलीकरण पर। बांधों और जलाशयों के निर्माण के फलस्वरूप जो है निम्न नकारात्मक प्रभाव जो है आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपको बांधों के कारण पानी रुकने से जो है मछलियों की कई प्रजातियां जो है वह समाप्त हो जाती हैं और बाढ़ के कारण जो है स्थानीय जीव जंतुओं व पेड़ पौधों की प्रजातियों के जलाशयों में रुके पानी में जो है मलेरिया के कीटाणु पनपते हैं जो कि स्थानीय लोगों को बीमार कर देते हैं। उसके बाद जो है अगला जलाशयों के निर्माण से जो है भूस्खलन आदि की घटनाओं में वृद्धि होती है, जबकि बांधों और जलाशयों के निर्माण से मरुस्थलीकरण में जो है कोई संबंध नहीं होता है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा पंजाब का भाग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो हरियाणा के भी भाग जो है सम्मिलित हैं। उसके बाद जो है राजस्थान के भी 2 जिले हैं और उत्तर प्रदेश के भी आपको पता होगा कितने ज़िले हैं, तो 8 जिले हैं। हरियाणा के करीब जो है 13 जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, याद रखिएगा। और अंतिम जिला कौन शामिल हुआ है अभी एनसीआर में, तो वह है 8वां जिला शामली। अगला क्वेश्चन है आपका पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एक भ्रंशोत पर्वत है। दूसरा है इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है। तीसरा है इसका उत्तरी खंड लावा विशाल से आच्छादित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं आपको बताना है। प्रश्न संख्या 85, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 जो है आपका सही है। यानी कि यह एक भ्रंशोत पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है,
तीसरा इसका उत्तरी खंड लावा यानी कि बेसाल्ट से आच्छादित है। तो तीनों ही सही है यहाँ। पश्चिमी घाट के संबंध में जो है तीनों ही कथन सही हैं। पश्चिमी घाट को एक नाम से और जाना जाता है कि सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है अब आपका, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं कौन सी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। इस जो है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, सूची 1 ये घाटी तरफ एक तरफ दिया गया, दूसरी तरफ राज्य को जो है मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ, तो एक तरफ जो आपका घाटी दिया गया है, दूसरी तरफ जो है आपका राज्य दिया गया है। आपको मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं, मरखा घाटी ये दिया गया है, तो यह कहाँ पर है? तो यह जम्मू एवं कश्मीर में है मरखा घाटी, ये का हो जाएगा तीसरा। और जुकू घाटी दिया गया है, तो यह कहाँ पर है? यह नागालैंड में है, बी का हो जाएगा चौथा। और सांगला घाटी जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश में है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और युथांग घाटी कहाँ पर है? तो ये आपका सिक्किम में है, डी का हो जाएगा पहला। 3 4 2 1, आप देख सकते हैं विकल्प में 3 4 2 1, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं अधिपादप। अधिपादप जो है मुख्यतः विषुवत रेखीय वनों में पाए जाते हैं। अधिपादप वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते हैं। ये वृक्षों के तनों, शाखाओं, दरारों, छाल आदि पर उग जाते हैं। वे उसी में अपनी जड़ें चिपका कर रखते हैं। वृक्षों के विशेषकर पुराने भागों पर जो है ज़्यादातर अधिपादप पाए जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला है तमिलनाडु, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात। तो उपरोक्त राज्यों में से किस या किन में लिग्नाइट रिजर्व हैं आपको बताना है। 89, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 और 3 सभी में, यानी कि तमिलनाडु में भी, राजस्थान और गुजरात में लिग्नाइट के रिजर्व पाए जाते हैं। डी ऑप्शन सही हुआ। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक तरफ जो आपका जनजातियाँ दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य। तो चलिए देखते हैं, गद्दीज दिया गया है, तो गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश की जनजाति है गद्दी, ये का हो जाएगा दूसरा। टोडा जनजाति है तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है, बी का हो जाएगा चौथा। और खासी जनजाति आपको पता होगा मेघालय, गारो, खासी, जैंतिया, तो सी का हो जाएगा पहला। और डी दिया गया है नागा, नागा जनजाति मणिपुर, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2 4 1 3, तो आप देख सकते हैं विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा 2 4 1 3। आगे बढ़ते हैं अब, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधान देशांतर पर। नेक्स्ट आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ राजधानी। तो चलिए देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो यह कैनबरा है, ए का चौथा हो जाएगा। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, दुशांबे, बी का हो जाएगा तीसरा। और तंजानिया की राजधानी डोडोमा हो जाएगा, सी का पहला। और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, आप देख सकते हैं विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अत्यधिक प्रचुर गैस कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जलवाष्प। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम्बोल्ट धारा
जो है ये शीत समुद्री धारा है। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा पेरू या हम्बोल्ट एक जो है ठंडी धारा है, इसको पेरू धारा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पेरू या हम्बोल्ट एक ठंडी जल धारा है। इसी धारा के कारण जो है पेंगुइन पक्षी विषुवतीय क्षेत्र की गैलापागोस द्वीपों पर रहा करते हैं। यह धारा जो है उत्तर में दक्षिण विषुवतीय धारा में मिल जाती है। और उत्तरी प्रशांत की धारा क्यूरेशियो एक गर्म धारा है। क्यूरेशियो जो है पूछा जाएगा तो ये आपका गर्म जल धारा है। और इसकी शाखा जो है पश्चिमी जापान के तट पर भी जाती है, जिसे सुशिमा कहते हैं। और दक्षिणी अटलांटिक में भी जो है धाराएं वृत्त बनाती हैं। और इसकी एक धारा ब्राज़ील है, जो कि ये आपका गर्म जल धारा है, ब्राज़ील जल धारा। और उत्तरी अटलांटिक धारा गल्फ स्ट्रीम की जो है कोई एक धारा नहीं बल्कि गर्म धाराओं का एक समूह है ये गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर उष्णीय मिलन कटिबंध ITCZ स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषुवत रेखीय क्षेत्र में। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढोला मारू। ढोला मारू ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, बाकी रसिया, बिरहा और कजरी उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। तो प्रश्न संख्या 98 का जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ढोला मारू जो है ये आपका राजस्थान का लोकगीत है। कहाँ का? तो राजस्थान का। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध या उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के परीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो ये पूछा जाएगा किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? तो ये झांसी जिले में है, बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है यहाँ से हो जाएगा गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला है गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आगरा में। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललितपुर में। ललितपुर में जो है यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। और यहीं पर जो है आपका तांबा का भी उत्पादन किया जाता है, ललितपुर से ही। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, सहारनपुर में। और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? तो आपका यह प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। और उत्तर प्रदेश में कुल जो है यदि पूछा जाए कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992 में। अगला क्वेश्चन आपका, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो यहाँ जो है आपसे याद रखिएगा, पूछा गया कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो कुल जो है 4 सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, दूसरा हो जाएगा आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, तीसरा हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, चौथा हो जाएगा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो ये 4 जो है आपका केंद्रीय सामान्य विश्वविद्यालय हो गए। और टोटल कितने हैं यदि टोटल पूछा जाता तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 2 जो हैं और हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी जो कि कृषि विश्वविद्यालय है, और एक और है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये रायबरेली में आपका। तो टोटल यदि केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो 6 हो जाएगा, और सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो 4 होगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ सही हुआ। अगला प्रश्न आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है यहाँ से हो जाएगा 48%।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का 48% है। 48% है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डांडिया नृत्य। डांडिया लोक नृत्य है गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है, जबकि जो है आपका रवाला लोक नृत्य, उसके बाद जो है बढ़ैया नृत्य और राई नृत्य, और इसमें जो है आपका जावरा भी होता है, एक जावरा नृत्य और सैरा नृत्य, ये सभी जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। कहाँ से? तो ये सभी बुंदेलखंड से संबंधित हैं। आपका रवाला, बढ़ैया, राई और जावरा और जो है सैरा नृत्य। डांडिया लोक नृत्य जो है गुजरात से संबंधित है। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन उत्तर विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा? तो यहाँ से जो है आपको रीजनिंग के प्रश्न आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं माइल का जो है कोड दिया गया NKOH, फिर जो है गेट का कोड जो है आपसे पूछा गया है। तो एन यानी कि एम में 1 जोड़ देंगे, +1 कर देंगे, एन हो जाएगा। फिर जो है आप इसी तरह आई में जो है आप 2 जोड़ देंगे तो के हो जाएगा। फिर जो है इसी तरह एल में आप 3 जोड़ेंगे, ओ हो जाएगा। डी में 4 जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ भी करना है। जी में 1 जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा एच हो जाएगा। एच लिख दीजिए। ए में 2 जोड़ दीजिए, तो एच में जब 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा एच में जो है आप ए में जो है जी हो गया। फिर ये ए में 2 आपको जोड़ना है तो सी हो जाएगा। उसके बाद जो है टी में आपको 3 जोड़ना है, तो टी में आप 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका TUV W। उसके बाद जो है ई में आपको 4 जोड़ना है, तो ई में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आई। HCWI जिस ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, अधोलिखित में से किसी तरह समान है तथा एक समूह का निर्माण करते हैं, सर्वथा भिन्न को बताइए। प्रश्न संख्या 111। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रीड़ा। पक्षी, हवाई जहाज और पतंग जो है एक समान है, यह आकाश में उड़ सकते हैं, जबकि कीड़ा जो है बी ऑप्शन दिया गया है, कीड़ा जो है ये आपका ज़मीन पर रेंगने वाला जंतु हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका भिन्न हो जाएगा, बाकी तीनों जो है एक समान है। अगला क्वेश्चन आपका 112 है। तो आप देख सकते हैं आपको x के स्थान पर जो है बताना है क्या हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं BLDGEIMOQS। तो BL का संबंध दिया गया है 12 से। तो आप देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला B का अक्षर जो है दूसरे स्थान पर आता है और L का जो है 12वें पर। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 12। इसी तरह जो है सभी में आप कर सकते हैं। D का स्थान आता है चौथा और उसके बाद जो है G का स्थान आता है 7वां। 7 4 11 -2 कर देंगे 9 हो गया आपका। इस तरह E और I, E का स्थान जो है आपका आता है 5वां, उसके बाद I का 9, दोनों को जोड़ेंगे 14 -2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 12, ये हो गया। फिर M और O को जोड़ दीजिए। M का स्थान 13वां आता है और जो है O का 15वां, 13 15 हो जाएगा 28 -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो गया। Q और S को आप उसी तरह कर लीजिए। Q का स्थान होता है 17 अंग्रेजी वर्णमाला में और S का स्थान होता है 19। 17 और 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। 36 -2 कर देंगे कितना हो जाएगा 34, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 113। अब देख सकते हैं ये लिखा हुआ है पहले AB, फिर ABC, फिर ABCD, फिर ABCDE में जो 40वें स्थान पर इसी तरह आपको कौन सा अक्षर आएगा आपको बताना है। तो यहाँ जो है आप इस तरह लिखते जाएंगे। तो आगे आप लिखेंगे ABCDEF लिखेंगे, फिर जो है ABCDEF G लिखेंगे। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका जो है 40वें स्थान पर आपसे पूछा गया है, तो 40वें स्थान पर D जो है आपका आएगा, तो बी ऑप्शन सही होगा आपका। अगला प्रश्न आपका, एक मनुष्य जो है उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, वह पहले 145 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख होगा किस तरफ, आपको ये बताना है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जो है इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सबसे पहले आपको दिशा पता होना चाहिए। सबसे ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा ईस्ट यानी कि पूर्व और हो जाएगा वेस्ट। तो आपसे कह रहा है एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम आपका ये दिशा हो जाएगा उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है,
वह पहले 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री। पहले कह रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, तो घड़ी जो है पहले इस तरह घूमती है, तो कह रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो किस तरह घूमेगा, तो पहले इस तरह उल्टा, तो घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, तो ये आपका जो है 135 डिग्री यहाँ हो जाएगा। तो 135 डिग्री जब घूमेगा तो उसका मुंह जो है हो जाएगा आपका किधर, तो साउथ में, दक्षिण हो जाएगा। फिर कह रहा है उसके बाद 180 डिग्री जो है वह घड़ी की दिशा में घूमता है, तो जब 180 डिग्री घूमेगा तो हो जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा तो उसका मुंह किधर हो जाएगा, नॉर्थ, यानी कि उत्तर की दिशा में। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सीधी लाइन जो है 180 डिग्री होगी और बीच में जो है वो हो जाएगा आपका 45, फिर जो है यहाँ हो जाएगा आपका 90, फिर इसमें बीच में कर देंगे तो ये हो जाएगा 135, फिर यहाँ जो है हो जाएगा आपका 180। तो 45 आप बांट करके कर सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे 135 या 180 आप घुमा दीजिएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ए का भाई बी है, बी की पत्नी सी है, ई जो है ए की बेटी है, डी बी का पुत्र है, एफ ई का भाई है, जी डी की बहन है, तो ए जी का क्या लगेगा आपको बताना है प्रश्न संख्या 115 में। तो चलिए जो है देखते हैं, कह रहा है कि ए का भाई बी है, यानी कि ए का भाई का है बी है, उसके बाद बी की पत्नी सी है, बी की पत्नी हो गई सी, इसको माइनस कर दीजिए। फिर कह रहा कि ई जो है ए की बेटी है, ई जो है वह ए की बेटी है, ई हो गई ए की बेटी। उसके बाद जो है डी बी का पुत्र है, डी जो है वह बी का पुत्र है, डी हो गया, सॉरी चलिए फिर से देखते हैं, ए का भाई जो है बी है, हो गया। उसके बाद बी की पत्नी सी है, बी की पत्नी क्या है, सी है, इसको माइनस करते हैं। फिर कह रहा है कि ई जो है ए की बेटी है, ई जो है वह ए की बेटी है, इसको माइनस करते हैं। फिर जो है डी बी का पुत्र है, डी जो है किसका पुत्र है, तो बी का पुत्र है, इसे प्लस करते हैं। एफ ई का भाई है, एफ जो है वह ई का भाई है, ई का भाई हो गया एफ, इसको प्लस कर दीजिए। फिर जी जो है डी की बहन है, जी जो है वह डी की बहन है, इसको माइनस कर दीजिए। तो ए का जी से संबंध पूछा गया है, तो ए का जी से संबंध यानी कि इसका संबंध जो है इसे पूछा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, या तो इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, ए का जो है जेंडर ना तो यहाँ कंफर्म नहीं है, ना तो पुरुष या महिला, कोई भी कंफर्म नहीं है। या तो चाचा भी हो सकता है, यानी कि पुरुष होगा तो चाचा हो जाएगा और महिला होगी तो बुआ हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं, तो बुआ जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा सही, चाचा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जी का जो है ए क्या लगेगा, तो चाचा लगेगा या फिर बुआ लगेगा, तो क्योंकि जेंडर कंफर्म नहीं है तो सी ऑप्शन जो है चाचा दिया गया है, बुआ नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम, यदि एक निश्चित कूट भाषा में हैंड को SZMW लिखा जाता है तो मिल्क का कूट क्या होगा, प्रश्न संख्या 116। तो चलिए जो है देखते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं HAND को SZMW लिखा गया है, यानी कि H का अपोजिट होता है S, A का अपोजिट होता है Z, N का अपोजिट होगा है M, D का अपोजिट हो जाएगा W। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस तरह आपको यहाँ भी जो है अपोजिट लिख देना है। M का अपोजिट क्या होता है, तो M का अपोजिट होता है N। उसके बाद जो है I का अपोजिट क्या होता है, तो I का अपोजिट होता है आपका R। फिर उसके बाद जो है L का अपोजिट आपको बताना है, L का अपोजिट जो होता है वो हो जाएगा, और K का अपोजिट जो हो जाएगा आपका, K का अपोजिट हो जाएगा P, तो NROP। आप देख सकते हैं डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आपको यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो आप A to M, A से लेके M तक लिख दीजिए, फिर जो है उसके M के नीचे N से लेके यहाँ Z तक लिख दीजिए, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे जो है, आप उस तरह भी लगा सकते हैं लिख करके भी। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका, B की आयु A की दोगुनी किंतु F से आधी है, C A की आयु का आधा है किंतु D से दोगुना बड़ा है, कौन से दो लोग अधिकतम एवं न्यूनतम आयु वाले हैं, आपको बताना है प्रश्न संख्या 117 में। तो चलिए जो है देखते हैं, कह रहा है कि B की आयु A की दोगुनी है, तो A की आयु आप मान लीजिए x, तो B की आयु हो जाएगा 2x, हो गया आपका। उसके बाद जो है फिर कह रहा है कि किंतु F से आधी है, किंतु F से जो है आधी है, तो F
की आयु जो हो जाएगा, एफ की आयु बराबर हो जाएगा 4x। तो एफ की आयु की आधी है, यानी एफ का 4x होगा, तभी तो बी का जो है आधा होगा 2x। तो एफ का 4x हो जाएगा। उसके बाद जो है कह रहा सी ए की आयु का आधा है। सी जो है ए की आयु का आधा है, किंतु डी से 2 गुना बड़ा है। तो सी की आयु बराबर हो जाएगा आपका x/2। सी की आयु कितना हो जाएगा, x/2। फिर कह रहा है डी से 2 गुना बड़ा है, तो डी की आयु हो जाएगा आपका, डी बराबर हो जाएगा कि x/4। डी की आयु हो जाएगा x/4। अतः जो है आपका पूछा गया है कि अधिकतम एवं न्यूनतम आयु वाले कौन से हैं। तो अधिकतम आयु हो जाएगा आपका, यहाँ आप देख सकते हैं एफ का अधिकतम आयु है 4x। उसके बाद न्यूनतम कह रहा है आपका, तो न्यूनतम जो है आपका डी का हो जाएगा x/4। x/4 जो है न्यूनतम हो जाएगा और अधिकतम एफ का होगा। तो डी का न्यूनतम होगा और एफ का अधिकतम होगा। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एफ और डी। आप देख सकते हैं एफ और डी, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 118। ए जो है बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। डी जो है ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। ई एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है। इन सब में कौन सबसे अधिक लंबा है। तो आपको भी जो है क्रम में एक जो है लगा लेना है। तो चलिए जो है इसे हल करते हैं। कह रहा है आपका ए जो है बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। ए जो है किससे लंबा है, तो बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। तो सी हो जाएगा, यानी कि फिर कह रहा है कि डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। डी जो है वह ई से क्या है, लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। हो गया आपका। फिर जो कह रहा है ई जो है एफ से लंबा है। ई जो है वह एफ से लंबा है। हो गया, एफ से लंबा परंतु डी जितना लंबा नहीं है। तो ये आपका जो है हो गया। तो आपसे कह रहा है इन सब में सबसे अधिक लंबा कौन है। तो सबसे अधिक लंबा आप देख सकते हैं सी हो जाएगा आपका। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ, सी। नेक्स्ट आपका निम्नांकित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आपको बताना है, क्या होगा। तो चलिए जो है इसे हल करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। और 6 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। 11 माइनस 11 करेंगे कितना हो जाएगा, 0। बीच में आपका 0 लिखा हुआ है। इस तरह यहाँ भी आप जोड़ेंगे 8 4 12, 7 6 13। तो 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 1। बीच में आपका 1 लिखा गया है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट भी जो है थर्ड वाला भी आपको करना है। 6 3 9 हो जाएगा और 11 5 16। तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7। बीच में आपका क्या आ जाएगा, 7। तो आंसर आपका 7 होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, दिए गए चित्र में त्रिभुज महिलाओं को प्रदर्शित करता है, वर्ग खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है तथा वृत्त प्रशिक्षिकाओं को प्रदर्शित करता है। चित्र में कौन सा भाग ऐसी महिलाओं को प्रदर्शित करता है जो खिलाड़ी तथा प्रशिक्षिका दोनों हैं। तो सबसे पहले जो है आपको लिख लेना है त्रिभुज किसको प्रदर्शित करता है, तो यह महिलाओं को प्रदर्शित करता है त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वर्ग जो है खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है, यह खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है वर्ग। उसके बाद वृत्त कह रहा है प्रशिक्षिकाओं को प्रदर्शित करता है। तो आपसे कह रहा है कि जो चित्र में कौन सा भाग ऐसी महिलाओं को प्रदर्शित करता है जो खिलाड़ी तथा प्रशिक्षिका दोनों हैं। यानी कि आपका वर्ग में भी आए और जो है वृत्त में भी। तो वर्ग और वृत्त में तो कह रहा है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा ऐसी महिला को प्रदर्शित करता है, यानी कि तीनों के अंदर जो आए तो आपको बताना है चित्र में कौन सा भाग ऐसी महिला को प्रदर्शित करता है जो खिलाड़ी तथा प्रशिक्षिका दोनों हैं। तो यानी जो तीनों के अंदर कॉमन हो वो आपको बताना है प्रश्न संख्या 120 में। तो तीनों के अंदर कॉमन आप देख सकते हैं इसमें कौन सा है, तो टी जो है इसमें आप देख सकते हैं तीनों के अंदर कॉमन है। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ, टी। अगला प्रश्न आपका, एक थैले में कुछ गेंदें हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभी गेंदें काली हैं। दूसरा है सभी गेंदें सफ़ेद है। तीसरा, केवल कुछ गेंदें काली हैं। और चौथा है एक भी गेंद काली नहीं है। तो यह मानते हुए कि थैले में केवल सफ़ेद अथवा काली अथवा दोनों रंग की गेंद हो सकती हैं, उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा 2 कथन सत्य हैं आपको बताना है। प्रश्न संख्या 121।
तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा। 2 और 3 जो है ये आपका सही है, यानी कि सभी गेंदें जो हैं सफ़ेद हैं और केवल कुछ गेंदें काली हैं, ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है केवल सत्य हैं, यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 12 जनवरी 1979, 12 जनवरी 1979 को कह रहा है कि कौन सा दिन था? तो शुक्रवार था, फ्राइडे। ठीक है, तो 12 जनवरी 1981 को आपसे पूछा गया है कौन सा दिन होगा। 1980 बीच में आएगा आपका, जो कि आपका लीप ईयर होगा। 1980 ये आपका लीप ईयर होगा, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगी? 2 होगा। ठीक है, फिर 1981 आपका ये सामान्य वर्ष होगा, इसमें विषम दिनों की संख्या कितना होगा? तो 1 हो जाएगा। तो कुल विषम दिनों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। तो 12 जनवरी 1981 को जो है शुक्रवार से 3 दिन बाद वाला दिन होगा। तो शुक्रवार में 3 आप जोड़ दीजिए, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो आपका कौन सा दिन मिल जाएगा? सोमवार। बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि 12 जनवरी 1981 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो सोमवार पड़ेगा। अगला प्रश्न आपका निम्नांकित आकृति में कितने आयत हैं आपको बताना है। तो आप जो है इसे हल कर लीजिएगा। इसमें कुल जो है 10 आयत होंगे। बी ऑप्शन जो है हाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में कब पेश किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 फरवरी को। नेक्स्ट आपका हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट आपका किस प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में बजट पेश किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने 1958 में जो है सबसे पहले बजट पेश किया था। अगला प्रश्न आपका किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 2020 का। बजट 2020 जो है पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबा भाषण पढ़ा। इन्होंने अपने बजट स्पीच में रेल, टैक्स, किसानों से जुड़ी कमी की जो है बड़ी घोषणाएं की। तो जो है ये ऑप्शन यहाँ से मिलेगा, किस वर्ष का बजट भाषण जो है इतिहास का सबसे लंबा भाषण था? तो वर्ष 2020 का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बजट 2021 में जम्मू कश्मीर के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? बजट 2020-21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। यहाँ 30,757 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट आपका बजट 2020-21 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की। अगला प्रश्न आपका हाल ही के बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 99,300 करोड़ रुपए जो है शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट अधिवास प्रमाण पत्र लागू हो गया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन 2020 कानून में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेक्शन 3A जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का डॉक्यूमेंट किस रंग में मुद्रित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेवेंडर कलर में जो है मुद्रित किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 19-20 की पहली छमाही में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई कितने प्रतिशत रही? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4.1%। अगला प्रश्न आपका भारत से निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट सबसे अधिक किस देश को किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका को। संयुक्त राज्य अमेरिका यह भारत का सबसे बड़ा निर्यातोन्मुखी देश बना हुआ है। यह भारत के निर्यात का लगभग 16% जो है अंश के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात और चीन
और हांगकांग आते हैं। और अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी वाला देश भी है आपका। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये गलत है आपका, छत्तीसगढ़ इस तरह लिखा जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया, तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आपका, टीबी के खिलाफ अभियान के लिए किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की जो है घोषणा की गई है। और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो वर्ष 2025 तक जो है 2025 तक भारत से जो है टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न आपका, इनमें से किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न आपका, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन आपका, वैश्विक स्तर पर चांदी के भंडारण एवं उत्पादन में अग्रणी देशों के युग्म वाला सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरू और मैक्सिको। चांदी के भंडारण एवं उत्पादन में जो है, भंडारण में देखा जाए पेरू का पहला स्थान है और उत्पादन में जो है मैक्सिको, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली SRS के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उच्चतम जन्म दर वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली जिसको SRS सैंपल कहा जाता है, राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर शिशु मृत्यु दर, जन्म मृत्यु दर, प्रजनन दर और मृत्यु दर के विश्वसनीय वार्षिक आंकड़े प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाने वाला जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है। इसके अनुसार उच्चतम जन्म दर वाले राज्य जो कि बिहार पहले स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट संख्या 6। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।